नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नई सैटेलाइट इमेज में हुआ दावा। डोकलाम में चीन ने बसाया गांव और राहुल गांधी ने इसके लिए मोदी सरकार पर बोल दिया हमला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में कोरोना के कहर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा हालात बदतर, सरकार से 3 दिन में मांग ली है रिपोर्ट। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या गोवा में गिर जाएगी भाजपा सरकार। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चीन की सच्चाई जानने का अधिकार इस देश को है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नई सैटेलाइट इमेज में दावा, डोकलाम में चीन ने बसाया गांव, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने जो रणनीति अपनाई है, राहुल गांधी उसकी लगातार कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। डोकलाम पर नई सैटेलाइट इमेज को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, चीन की भूराजनीतिक रणनीति को पीआर संचालित मीडिया द्वारा जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह साधारण तथ्य भारत सरकार को चलाने वाले दिमाग से बिल्कुल अलग है। इसमें दावा किया गया है कि डोकलाम में चीन द्वारा निर्माण किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोकलाम में चीन ने एक गांव बसाया है, साथ ही कुछ किलोमीटर सड़कों का भी निर्माण किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण के बाद पता चला है कि भारत से सटे भूटान की सीमा क्षेत्र में चीन ने निर्माण किए हैं। इसके सबूत मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण से चला है कि चीन ने डोकलाम पठार के पूर्वी हिस्से पर भूटानी क्षेत्र के भीतर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसाया है। न सिर्फ गांव, बल्कि चीन ने भारतीय सीमा क्षेत्र तक पहुंचने वाली 9 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई है। राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और सरकार की सोच पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी भारत चीन सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार की रणनीति पर राहुल गांधी सवाल खड़े करते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना के कहर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा हालात बदतर, सरकार से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है, जिसके बाद चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसी मसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले कुछ वक्त में दिल्ली में कोरोना के कारण हालात बिगड़े हैं। ऐसे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है, उस पर विस्तार से हलफनामा दें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को 3 दिन का वक्त दिया गया है और पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि दिल्ली में हालात बदतर हो चुके हैं, जिसके बाद अदालत में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ये सिर्फ केंद्र दिल्ली का मसला नहीं है। 15 नवंबर को केंद्र की ओर से गृह मंत्री ने कुछ निर्देश दिए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को अभी काम करने की जरूरत है। अदालत ने कहा है कि अगर राज्यों ने अभी से ही पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो दिसंबर में स्थिति अधिक बिगड़ सकती है। दरअसल अदालत में सोमवार को कोरोना बीमारी की वजह से हुई मौत के बाद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के मसले पर सुनवाई हुई। इसी दौरान अदालत ने कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। अदालत ने पूछा कि मुख्य मुद्दा ये है कि इस वक्त अस्पतालों की स्थिति क्या है। दिल्ली सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई है कि निजी अस्पतालों में व्यवस्था बढ़ाई गई है और 80% आईसीयू में रिजर्वेशन किया गया है। दिल्ली सरकार के वकील की ओर से अदालत में कहा गया कि उन्होंने सभी निर्देशों का पालन किया है। गौरतलब है कि त्योहारों के सीजन के बाद से ही दिल्ली में अचानक कोरोना के मामलों में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में भी दिल्ली में 6000 से अधिक नए केस सामने आए और 121 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में इस वक्त 40,000 से अधिक कोरोना के केस एक्टिव हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या गोवा में बढ़ेंगी बीजेपी की मुश्किलें? जी हां दोस्तों, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने कहा वह प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ अन्य दलों के गठबंधन को समर्थन करने को तैयार हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल के रविवार को कहा था कि गोवा चुनाव में उनकी पार्टी के कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन को तैयार है। इसके बाद सरदेसाई का यह बयान आया है। गोवा के 40 सदस्यीय विधानसभा में पटेल की पार्टी का एक सदस्य है। उन्होंने दावा किया है कि कई पार्टियों के नेता पिछले कुछ सप्ताह से उनसे संपर्क में हैं। इसके बाद सरदेसाई ने ट्वीट किया, प्रफुल्ल पटेल की बात में सच ये है कि 2017 में भी मैंने आखिरी क्षण तक भाजपा के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। जीएफपी के नेता ने कहा 2022 में भी यही सत्य रहेगा। मैं इस सरकार के खिलाफ फिर इसे करने को तैयार हूँ। गोवा 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17, भाजपा ने 13, एमजीपी ने 3, राकांपा ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम 3 सीट रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार में ज्यादा दिन नहीं चलेगी एनडीए सरकार, महागठबंधन में आए नीतीश कुमार। आरजेडी। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। सीएम से लेकर मंत्रियों तक सभी के विभागों का बंटवारा भी हो गया। साथ ही नई सरकार में शामिल लोग अपने कार्यों में भी लग गए। लेकिन आरजेडी को अभी भी बिहार में सरकार बनने की उम्मीद है। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। आरजेडी नेता अमरनाथ गामी ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में साथ आने का ऑफर दिया है। गामी ने कहा है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आना चाहिए और केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। साथ ही गामी ने कहा है कि बिहार में ज्यादा दिन तक एनडीए सरकार चलने वाली नहीं है। अमरनाथ गामी ने कहा, धांधली के बावजूद भी जो बहुमत मिला है वह लाचार बहुमत है। ज्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार को केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। वहीं बिहार चुनाव में एनडीए 126 सीटों के साथ सबसे बड़ा गठबंधन है। इसमें बीजेपी 74, जेडीयू 43, हम वीआईपी 4 और निर्दलीय विधायक शामिल हैं, जबकि महागठबंधन 110 सीटें जीतने में सफल हुआ है। इसमें आरजेडी 75, कांग्रेस 19, वामदल 16 सीटें जीतने में सफल हुए हैं। साथ ही एआईएमआईएम 5 और एलजेपी बीएसपी ने एक सीट जीती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसके खाते में जाएगी रामविलास पासवान की राज्यसभा सीट, जाने एनडीए में कहां फंसा है पेच। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव आयोग तैयारी कर चुका है और इस पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा कोटे से खाली हुई सीट के लिए 26 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 16 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन पेच एनडीए में फंस गया है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन से बिहार से राज्यसभा की खाली हुई सीट पर दावेदारी को लेकर असमंजस है। बता दें कि राजग में सीटों के तालमेल के तहत लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें बिहार से राज्यसभा भेजा गया था। केंद्र में भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा का गठबंधन है, लेकिन बिहार में जेडीयू भाजपा गठबंधन का लोजपा हिस्सा नहीं है। विधानसभा चुनाव में लोजपा ने जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार राज्यसभा की यह सीट किसके खाते में जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हार के बाद विपक्ष की जीत, मेवालाल के इस्तीफे से बैकफुट पर आया जेडीयू। जी हां दोस्तों, बिहार पॉलिटिक्स। बिहार में कांटे की लड़ाई के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सत्ता संभाल ली है और नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन इस बार सरकार की सूरत बदली सी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद का प्रभाव अभी से दिखने लगा है। सुशील कुमार मोदी की जगह उप मुख्यमंत्री पद पर 2 नए चेहरों का आना और जेडीयू के बजाय विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा की झोली में जाना इसकी बानगी है। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री बने मेवालाल चौधरी का 3 दिन के भीतर इस्तीफा भी नीतीश सरकार के लिए एक झटके से कम नहीं है, जिसने विपक्ष के हौसले भी बुलंद कर दिए हैं। सोमवार को नीतीश कुमार सहित 15 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 2 उप मुख्यमंत्री समेत 7 भाजपा कोटे से, नीतीश सहित 6 जेडीयू कोटे से व एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा व विकासशील इंसान पार्टी से शामिल थे। लेकिन शपथ लेते ही बुरी बीती मेवालाल चौधरी पर। विपक्ष उनकी पुरानी फाइल खोलकर हमलावर हो गया। जब वे सबौर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति थे तो उस समय 161 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था। नियुक्ति में पात्रता और प्रावधानों की अवहेलना हुई थी। इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी। बस हार से तिलमिलाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया। उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। पहले तो उसे नजरअंदाज किया गया और मेवालाल को शिक्षा विभाग दे दिया गया। लेकिन जब लगा कि मामला गंभीर है तो नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाकर बात की, जिसका परिणाम यह निकला कि कार्यभार ग्रहण करने के घंटे भर बाद ही उनका इस्तीफा आ गया। अब बैकफुट पर आया जेडीयू इसे नैतिकता बता रहा है, शुचिता के उच्च मापदंड का पालन ठहरा रहा है, जबकि विपक्ष इसे अपनी जीत समझ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद ने पूछा, सीएम नीतीश के नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों हैं? जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए रविवार को सवाल किया कि मुख्यमंत्री के नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों हैं और उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार बड़ी बात क्यों नहीं लगती है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुकुटमणि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। राजद नेता ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक पत्रकार द्वारा इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अशोक चौधरी को यह कहते देखा गया कि उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज किया और उच्चतम न्यायालय ने उनके पक्ष को नहीं सुना गया है और जब तारीख आएगी तब वह अपना पक्ष रखेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है। बहरहाल तेजस्वी ने कहा, इनकी निष्कपटता देखिए, कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार कोई बड़ी बात नहीं। राजद ने आधिकारिक ट्वीट में सवाल किया कि नीतीश के नवरत्नों में सभी अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों है। पार्टी ने कहा कि इनके मंत्रियों से करोड़ों के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछो तो कहते
कहते हैं कि भ्रष्टाचार बड़ी बात नहीं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।